आज का हमारा चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। ये अपनी बुक बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र की 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है मार्केट का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और परिभाषाएं क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं, यानी बहुत अधिक क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। वस्तु को खरीदने वाले और वस्तु को बेचने वाले बहुत अधिक होते हैं, और उनमें परस्पर वस्तु के क्रय और विक्रय के लिए इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है कि वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर, और जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, उसको परचेज और सेल्स करने के लिए इतनी ज़्यादा कंपटीशन होता है कि वस्तु का पूरे के पूरे बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। परिभाषाओं में हम प्रोफेसर मार्शल के अनुसार परिभाषा शो कर सकते हैं, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार कर सकते हैं, और डेफिनेशन के बाद कोई सी भी 2 डेफिनेशन लिखने के बाद हम अपने शब्दों में उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह होता है जिसमें कि बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, और फर्में एक समान वस्तुएं बेचती है। इसमें किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं हो सकती कि वह बाजार को प्रभावित कर सके। तो ये हमारा बेसिक मीनिंग पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है वो अपन ने स्पष्ट किया। और नेक्स्ट जो मेरा अब हेडिंग है वो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसमें हम एक एक विशेषताएं या शर्तों को पॉइंट करके मैं पढ़ाऊंगी। पहला पॉइंट है हमारा क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए पहली शर्त यह है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक हो कि कोई भी अकेला क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य को प्रभावित ना कर सके। अर्थात वस्तु की कुल मांग में किसी एक व्यक्तिगत क्रेता की मांग का भाग इतना कम हो कि वह अपनी क्रियाओं के द्वारा बाजार की मांग को प्रभावित ना कर सके, और उसी प्रकार वस्तु की कुल पूर्ति में किसी एक उत्पादक का इतना कम भाग कि वह अपने उत्पादन द्वारा बाजार में वस्तु की कुल पूर्ति को प्रभावित ना कर सके। यानी इतने ज़्यादा क्रेता और विक्रेता हैं कि एक क्रेता का भाग या एक विक्रेता का भाग इतना कम है कि वो संपूर्ण बाजार में ना तो मांग को प्रभावित कर सकता है और ना ही सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार कोई भी एक व्यक्ति वस्तु के मूल्य को अपनी क्रियाओं द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता तथा प्रचलित मूल्य को उसे स्वीकार करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारा समरूप वस्तु, होमोजीनियस प्रोडक्ट। उद्योग में जितनी भी फर्म लगी हुई हैं वो सारी फर्में एक जैसी वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करती है, यानी समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय किया जाता है। अर्थात वस्तु विभेद नहीं पाया जाता। विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित माल पूर्ण रूप से एक दूसरे के समान होता है। यह एक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु का पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी अधिक सही होगा कि वस्तुओं में केवल भौतिक अथवा गुणों की दृष्टि से समानता नहीं होती, बल्कि वस्तुओं में व्यापारिक चिन्ह, बॉन्ड, नाम आदि का भी भेद नहीं होता है, यानी बिल्कुल एक जैसी होती है, बिल्कुल होमोजीनियस होती हैं। अतः क्रेताओं का किसी एक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए अन्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की अपेक्षा कोई प्रेफरेंस नहीं होता। इसलिए कोई भी विक्रेता अपनी स्वतंत्र नीति नहीं बना सकता है। तीसरा पॉइंट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म की। पूर्ण प्रतियोगिता में नई फर्मों को प्रवेश करने और पुरानी फर्मों को उद्योग छोड़कर जाने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जब उद्योग में अति सामान्य लाभ दिखाई देता है तो नई फर्में प्रवेश करती है, तथा उद्योग में जब कुछ फर्मों को हानि होती है
तो वह उद्योग छोड़कर चली जाती है और इस प्रोसीजर के परिणाम स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता है। मूल्य मांग और पूर्ति की स्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। बाजार में वस्तु की पूर्ति अथवा मांग को नियंत्रित करने के लिए उत्पादकों, उपभोक्ताओं या सरकार के द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, क्योंकि ऑटोमेटिकली वस्तु की मांग और पूर्ति की परिस्थितियों के अनुसार मूल्य डिसाइड होता है। पांचवा पॉइंट है वस्तुओं तथा साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए, अर्थात वस्तुएं तथा साधन कम मूल्य वाले बाजारों से अधिक मूल्य वाले बाजारों अथवा उद्योगों में जाने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। उत्पादन के साधन कम भुगतान प्राप्त होने पर फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म अथवा एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें उन मूल्यों का ज्ञान होता है जिन पर बाजार में वस्तुएं बेची अथवा खरीदी जाती रही हैं, और उन मूल्यों का भी ज्ञान होता है जिन पर दूसरे खरीदने तथा बेचने को तैयार हैं। जब कभी क्रेताओं को बाजार में प्रचलित मूल्यों का ज्ञान होता है तो कोई भी विक्रेता इससे अधिक मूल्य नहीं ले सकता, और कोई विक्रेता अधिक मूल्य वसूल करने का यदि प्रयत्न करता है तो उसे क्रेता छोड़कर अन्य विक्रेताओं से वह क्रेता क्रय कर लेता है। इसी प्रकार विक्रेता को प्रचलित मूल्य का ज्ञान होने से वह उससे कम मूल्य पर वस्तु नहीं बेचता है। सेवेंथ पॉइंट है समस्त बाजार में वस्तु की एक कीमत का प्रचलन, यूनिफॉर्म प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है। सभी विक्रेता द्वारा समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। किसी क्रेता या किसी विक्रेता से लगाव नहीं होता है, अतः एक वस्तु का एक समय समस्त बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है। यह मूल्य समस्त क्रेता और समस्त विक्रेता अथवा उद्योग के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात मूल्य वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, और यह निर्धारित मूल्य फर्म के लिए दिया हुआ होता है और व्यक्तिगत फर्म अपनी क्रियाओं द्वारा इसको प्रभावित भी नहीं कर सकती है। आठवां पॉइंट है स्वतंत्र निर्णय, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म स्वतंत्र निर्णय लेती है। उसके निर्णय अन्य फर्मों के निर्णयों पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि अल्पाधिकार तथा अन्य बाजार स्थितियों में एक फर्म के निर्णय अन्य फर्मों के निर्णयों से प्रभावित होते हैं। नाइन्थ पॉइंट है दीर्घकाल में सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ होता है, किसी भी फर्म को न हानि होती है न लाभ होता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा परिवहन लागतों का अभाव, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता की एक मान्यता यह है कि समस्त क्षेत्र में एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई परिवहन लागत नहीं लगती है। तो ये सारी हमारी परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं अथवा शर्तें हैं। उसके बाद क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के द्वारा प्राइस डिसाइड होती है, तो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फर्म और उद्योग का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण तथा फर्म के संतुलन और उद्योग के संतुलन की स्टडी करने से पहले हमें फर्म और उद्योग का अर्थ समझना होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का मतलब किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है।
पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में माल बेच सकती है, परंतु वह अपनी क्रियाओं के द्वारा बाजार मूल्य में वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकती। और पूर्ण प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र एक हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, एक सीधी लाइन होती है, OX अक्ष के समानांतर होती है, जिसे कि हम क्षितिजीय वक्र कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। और फर्म का मांग वक्र ही फर्म के लिए औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र भी होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का डिमांड कर्व ही AR कर्व और MR कर्व दोनों होते हैं, क्योंकि फर्म प्रचलित मूल्य पर वस्तु की चाहे जितनी इकाइयाँ बेच सकती है और उसे अधिक इकाइयाँ बेचने के लिए मूल्य कम नहीं करना पड़ता है। तो फर्म का मांग वक्र अथवा AR कर्व अथवा MR कर्व उद्योग के संतुलन से निकलते हैं। यहाँ एक डायग्राम में इसको शो किया हुआ है, उस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दो डायग्राम हमने एक साथ बनाए हुए हैं, एक उद्योग का है, एक फर्म का है। तो जो उद्योग का है उसमें डिमांड कर्व DD है और सप्लाई कर्व SS है। और सप्लाई और डिमांड ने जहाँ एक दूसरे को काटा है वो E बिंदु है। E बिंदु पर वस्तु की पूर्ति का संतुलन है, जहाँ वस्तु का OP मूल्य निर्धारित होता है और यह OP मूल्य फर्म दिया हुआ मान लेती है। अतः फर्म का मांग वक्र अथवा औसत और सीमांत आगम वक्र OP के स्तर पर OX के समानांतर वक्र AR बराबर MR होगा, जो कि हमने आगे फर्म वाले डायग्राम में शो किया हुआ है। अब यदि वस्तु की मांग बढ़कर D1 हो जाती है तो D1 मांग व SS पूर्ति वक्र के संतुलन द्वारा OP1 मूल्य डिसाइड होता है। तो ऐसी स्थिति में फर्म का मांग वक्र अथवा AR और MR वक्र OP1 के स्तर पर OX अक्ष के समानांतर AR1 बराबर MR1 होगा। इसी प्रकार यदि मान लो मांग घटकर D2 हो जाती है तो D2 मांग वक्र तथा SS पूर्ति वक्र के संतुलन द्वारा OP2 मूल्य निर्धारित होगा, जिस पर फर्म का मांग वक्र OP2 के स्तर पर OX के समानांतर AR2 बराबर MR2 होगा। ये हमारा प्राइस यहाँ से डिसाइड हुई। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग का मतलब वस्तु विशेष के उत्पादन में लगी समस्त फर्मों के समूह से होता है, अर्थात वस्तु के सभी उत्पादक संयुक्त रूप से उद्योग अथवा बाजार के नाम से जाने जाते हैं। उद्योग सभी फर्मों का समूह होता है, जबकि फर्म इस समूह की एक इकाई होती है। तो ये हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फर्म और उद्योग का अर्थ क्या है। इसके आगे नेक्स्ट उसमें हम स्टडी करेंगे कि फर्म का संतुलन कैसे होता है। आज के लिए इतना ही।